नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है धुरिना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम सभी को पता है कि आरपीएससी ने पीएसआई एग्ज़ाम 2021 की नई तिथि घोषित कर दी है, 20 सितंबर 2026। अब हमारे पास तैयारी के मात्र 4 महीने शेष रहे हैं, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें अपन को पता है 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक तो जीके जीएस का पेपर होता है 200 नंबर का, और दूसरा होता है हिंदी का पेपर। तो अभ्यर्थियों के मन में, विद्यार्थियों के मन में ये डाउट लगातार आ रहा था कि अपन हिंदी को इन 4 महीनों में कैसे कवर करें, ताकि हिंदी में अपन 190 प्लस अंक क्लास के, 180 प्लस अंक क्लास के, जिससे अपनी ओवरऑल जो मेरिट है वो बढ़ेगी। क्योंकि उधर जीके में विद्यार्थियों के लिए 36% लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप जीके में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेते हो, एक सम्मानजनक स्कोर कर लेते हो, और हिंदी में आप अच्छे नंबर लेके आते हो, तो ये नंबर आपको अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपको मेरिट पे ऊंचा स्थान दिलाने में सहायता देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हिंदी को अपन किस प्रकार से कवर करें ताकि हिंदी में अपन 180 प्लस अंक, 190 प्लस अंक लेकर आए। तो प्रिय साथियों, आपको पता है कि हमारे पास अब मात्र 4 महीने शेष है, और 4 महीनों में हिंदी आराम से हो सकती है। 2 बार हिंदी का रिवीजन आराम से हो सकता है, परंतु इसके लिए बहुत एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, एक अच्छी रणनीति चाहिए हमको, जिससे अपन हिंदी को 2 बार रिवीजन करके, 2-3 बार रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम में प्रश्न को अटेम्प्ट कर सके। तो प्रिय साथियों, हमको पता है कि हिंदी का जो सिलेबस है वो हमारे सामने आरपीएससी ने ये दे रखा है, और 200 अंक का हिंदी का पेपर होगा आपका। 200 अंक का हिंदी का पेपर होगा, तो हिंदी के पेपर में हम कैसे स्कोर करें, कितना अच्छा स्कोर लाएं ताकि अपनी मेरिट में अच्छे अंक बने, ताकि औरों से हम आगे रहे, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। अभी जो 2025 की एग्जाम थी, जो कि 6 अप्रैल 2026 को एग्जाम आरपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई, उसी के आधार पे हम देखेंगे, उसी को बेस मान के देखेंगे कि हिंदी का पेपर आने वाली एग्जाम्स में कैसा रहेगा, इस एसआई एग्जाम में कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों, हम सभी को पता है कि अभी आरपीएससी ने 2 एसआई की एग्जाम कराई है। कितनी एसआई की एग्जाम कराई है? 2 करवाई है। एक तो आरपीएससी कौन सी, वो टेक्निकल वाली एग्जाम, एसआई टेक्निकल वाली एग्जाम, और दूसरी आरपीएससी कौन सी एसआई एग्जाम, जो प्लाटून कमांडर वाली थी। टेक्निकल वाली में कौन सी एग्जाम होगी? एसआई टेलीकॉम। कौन सी एग्जाम होगी? तो 2 एग्जाम आरपीएससी ने करवाई है। कितनी एग्जाम करवाई है? अभी आरपीएससी ने कितनी एग्जाम करवाई है? 2 एग्जाम करवाई है, 2 भर्ती परीक्षा करवाई है, जिसमें जो अपनी इस भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपनी इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कराई है? एक तो एसआई टेलीकॉम, एसआई टेलीकॉम, एसआई टेलीकॉम वाली, और दूसरी कौन सी होगी अपनी? एसआई वाली, जो कब हुई थी? 6 अप्रैल को। कब हुई थी? 6 अप्रैल को। तो इन दोनों एग्जाम्स में अगर अपन हिंदी का पेपर देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा आरपीएससी डिफिकल्ट नहीं पूछ रही है। हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे, हिंदी में एकदम सामान्य से प्रश्न आते हैं। अगर आप कहीं से भी अच्छे से हिंदी का अध्ययन करते हो, हिंदी को पढ़ते हो, और प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अभ्यास करते हो, तो हिंदी में 170, 190, 180 अंक लाना सामान्य आप ला सकते हो। क्योंकि कई लोगों के आ भी रहे हैं, 180 प्लस अंक आ रहे हैं, किसी के 170 आ रहे हैं, किसी के 190 अंक आ रहे हैं। तो इतने नंबर लाए जा सकते हैं। मतलब सामान्य जो मानवीय प्रज्ञा है, मानवीय बुद्धि है, उसमें इतनी संभावना है कि अपन 190 अंक हिंदी में लेकर आ सकते हैं सामान्य प्रयास के साथ। कुछ अगर अच्छी तरीके से अपन रणनीति बनाए और चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएं, और एमसीक्यू और पीवाईक्यू को अच्छे से करके जाएं, तो हिंदी में इतने नंबर लाना सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। तो अपन देखते हैं कि आरपीएससी ने अपन को हिंदी का जो सिलेबस दे रखा है उसमें क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक इन्होंने देखा है शब्द रचना। कौन सा दे रखा है? शब्द रचना। तो शब्द रचना वाला जो टॉपिक है, इसमें क्या क्या आते हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। सामान्य विद्यार्थी क्या करता है कि पूरे साल जितनी देर हिंदी पढ़ता है उसका 60% हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा? 60% हिस्सा इन तीनों टॉपिक को पढ़ने पे वो जोर देता है। कब भी देखो वो 3 टॉपिक पढ़ता रहता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। और एग्जाम्स में इसके प्रश्न कितने हैं? 4 प्रश्न संधि के, 3 प्रश्न समास के, 2-2, 3-3 प्रश्न उपसर्ग के। सिर्फ 15 प्रश्न मिला के दोनों तीनों टॉपिक के आते हैं। कितने टॉपिक? मतलब
60% आपको टाइम देना पड़ रहा है और उसमें आउटपुट निकल रहा है 10%। मतलब इनपुट निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है कितना, 10%। आप इस पे एफर्ट तो लगा रहे हो इतना और इसका फल कितना मिल रहा है, इतू सा फल मिल रहा है। तो कहने का मतलब हमें ये बात समझ में आती है कि ये टॉपिक हमारी जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है, उसको समझने के लिए आवश्यक है। पर ये नहीं कि अपन पूरा जो टाइम है वो इन्हीं तीनों टॉपिक पे लगा दे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। किसी को पूछो पूरे दिन संधि पढ़ता रहता है और संधि में घूम जाता है, कौन सी दीर्घ संधि है, कौन सी यण संधि है, इधर उधर करता रहता है। और संधि कम से कम 20 से 30 नियम है, संधि कम से कम 20 से 30 नियम है। तो संधि को 20 से 30 नियम ना तो याद रहने वाले आपको उस टाइम पे न, और उपसर्ग प्रत्यय कितने उपसर्ग है, संस्कृत के उपसर्ग है, फिर हिंदी के उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स में, और टॉपिक भी इतना बड़ा है। और समास वाले फिर टॉपिक में आ गए, कौन सा द्विगु है, कौन सा द्वंद्व है, कौन सा, कई प्रकार के समास इसमें आते हैं। तो कहने का मतलब जो ये वाला टॉपिक है, इस पे आप एफर्ट, तो जितना एफर्ट लगाओगे आपको उसका जो फल है, आपको उसका जो आउटपुट है वो उतना नहीं मिलेगा। और जो नॉर्मल टॉपिक है अपन उसको क्या अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपन उनको पढ़ के नहीं जाते। और आरपीएससी लगातार उन टॉपिक से बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछ रही है। क्या पूछ रही है? बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछ रही है। वो कौन कौन से टॉपिक है देखो अपन देखते हैं। तो अपन को पता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अब देखो परिभाषिक शब्दावली है। विद्यार्थी क्या होता है कि अपन सभी हिंदी माध्यम के होने के कारण अपन को ये टॉपिक अलग लगता है, अपना जी का जंजाल, परिभाषिक शब्दावली की। भाई मैं कोई भी टॉपिक पढ़ सकता हूँ हिंदी का, सिर्फ किसको छोड़ के, परिभाषिक शब्दावली को। और आरपीसी को भली बात ही पता है इस बात का कि अभ्यर्थी क्या नहीं पढ़ के आते हैं, परिभाषिक शब्दावली विद्यार्थी पढ़ के नहीं आते हैं। इसलिए वो परिभाषिक शब्दावली से दबा के प्रश्न देती है। एक टॉपिक से प्रश्न आ रहे 10 प्रश्न है लगातार, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लो, कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपको परिभाषिक शब्दावली के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? परिभाषिक शब्दावली के मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कम से कम 8 से 10 प्रश्न, मतलब 20 अंकों का खेल हो गया पूरी परिभाषिक शब्दावली। और परिभाषिक शब्दावली को याद इसके लिए अपन को पता है ए से लेके अपन को जेड तक जितने भी 26 अल्फाबेट्स हैं उनको अपन को याद करना कि ए के कुछ मीनिंग है, बी के कुछ है। तो वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, उससे जो गृह मंत्रालय का है, भारत राजस्थान सरकार वाला जो है, उसको पढ़ना है और वहां से प्रश्न आ रहे हैं। वो एक पोथी है, वो उससे सीधे के सीधे प्रश्न आते हैं, इधर उधर भटकना ही नहीं है। किसी भी टीचर से आगे पीछे कुछ अगर पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ वो पढ़ लो, उससे प्रश्न सीधे के सीधे किससे मिलेंगे आपको? एग्जाम में, हॉल में मिल जाएंगे। कहीं किताबों में आप इधर देखते हो उधर देखते हो, उससे अच्छा तो ये है। और फिर एक समस्या और है, आप किसी भी किताब में, अन्य किसी भी गाइड में अगर परिभाषिक शब्दावली पढ़ते हो तो हमेशा यह डर रहता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वह एग्जाम में आएगा भी या नहीं आएगा। परंतु राजस्थान सरकार वाली है, उससे तो सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। अब 10 प्रश्न पूछे, गलती से एक प्रश्न उसमें नहीं मिला तो बात अलग है, वरना 10 प्रश्न सीधे के सीधे उससे आ रहे हैं। तो अपन को क्या करना है कि अपन हमेशा में विश्वास रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे आएंगे, पहली बात तो इसके लिए। दूसरी बात, ऑफिशियल सोर्स को हमें फॉलो करना है उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि गवर्नमेंट वाली अपन को क्या, परिभाषिक शब्दावली को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? परिभाषिक शब्दावली को। और उसमें से भी कौन सी, अगर आप परिभाषिक शब्दावली पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है विधिक परिभाषिक शब्दावली। कौन सी दे रखी है? विधिक। तो अपन को ये विधिक वाली पे ज्यादा जोर देना है। किस पे देना है? विधिक वाली पे, जो लॉ में काम आती है, जो किस में काम आती है? लॉ में। जैसे अभी आरपीएससी ने 6 अप्रैल वाले में पूछा था गेजेटेड, गेजेटेड का पूछा था। अब गेजेटेड का होता है राजपत्रित, और उन्होंने ऑप्शन में दे दिया राजपत्र। पर सभी विद्यार्थियों ने जल्दी जल्दी में उसको गेजेटेड को राजपत्रित रहा, हाँ सही है राजपत्रित होता है, और एकदम राजी हो गए कि अपना तो सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। ये आरपीसी क्या प्रश्न पूछती है, कोई ऐसे प्रश्न थोड़ी पूछते, अच्छी हिंदी बढ़ गया तेरी, ये लप्पू सी हिंदी पूछी है। पर ये सारी सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, फिर बाहर आते हैं तो पता चलता है अच्छा गेजेटेड मतलब एडजेक्टिव बना दिया इसका, राजपत्र का राजपत्रित हो गया, दिमाग लगाया नहीं और प्रश्न हमारा गलत हो गया। तो उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि कौन सा एडजेक्टिव की फॉर्म में, कौन सा कैसे। तो ये आरपीसी आपसे वहां पे मिस्टेक करवाएगी, बार बार में करवाएगी, और लगभग प्रश्न इससे आ रहे हैं। तो अपन को जो ये है परिभाषिक शब्दावली वाला, जो ये परिभाषिक शब्दावली वाला जो टॉपिक है, वो अपन को क्या करना है? बहुत अच्छे से करना है। कौन सा टॉपिक अच्छे से करना है? परिभाषिक शब्दावली वाला, क्योंकि इससे कितने अंकों के प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे जो कि 20 अंकों के हैं। कितने के हैं? 20 अंकों के। एक तरफ पूरी हिंदी के टॉपिक अदर, और एक तरफ सिर्फ परिभाषिक शब्दावली। तो सिर्फ परिभाषिक शब्दावली अगर अपन पढ़ेंगे तो हमारे कितने अंक सिक्योर हो रहे हैं? 20 अंक सिक्योर हो रहे हैं सीधे के सीधे।
और बहुत बड़ी तोप भी नहीं याद करनी, किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से जोड़ जोड़ के याद कर लो। अगर आप पढ़ने वाले 2-3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है आपका, तो सबसे अच्छी बात है कि ए से किसी ने ट्रिक बना ली, बी से किसी ने बना ली, फिर आपस में उनको पढ़ के याद कर लिया। तो ये वाला टॉपिक आपन छोड़ के जाते हैं एग्जाम्स में, और इसी से लगातार क्या हो रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये वाला टॉपिक अपन को पढ़ के जाना है, ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। पहला अपना टॉपिक कौन सा हो गया, परिभाषिक शब्दावली वाला, कौन सा हो गया, परिभाषिक शब्दावली वाला। दूसरा अपना टॉपिक है वाक्य शुद्धि एवं वाक्य रचना। कौन सा टॉपिक है, वाक्य शुद्धि एवं वाक्य रचना वाला। मुझे अगर कोई पूछे कि आपको पूरी हिंदी में जो अपन कंपटीशन लेवल की हिंदी पढ़ते हैं उसमें सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा लगता है, तो मैं एक ही नाम लेता हूँ कि भाई वाक्य शुद्धि जो टॉपिक है वो सबसे कठिन टॉपिक है। क्योंकि जब अपन किसी भी वाक्य को पढ़ते तो अपन को तो वो ग्रामेटिकली एकदम सही लगता है, फिर उसमें हजार तरह के नियम आते हैं कि नहीं ये चीज़ इसमें अतिरेक है, कोमा यहाँ नहीं यहाँ आने चाहिए, इसमें स्त्रीलिंग है परंतु इसका जो अंत है वह पुल्लिंग से हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें, इतने नियम है इसमें। हो सकता है कोई शब्द अपन ने गलत काम में ले लिया, जैसे कर दिया कि मच्छर बहुत तेज दहाड़ता है, तो मच्छर तो बहुत तेज भिन भिनाता है, दहाड़ना शेर का हो गया। तो ये तो अपन को समझ में आ गई, उसकी सोच बहुत वो क्या बोलते हैं कि आक्रमणकारी है, नहीं क्रांतिकारी है। तो ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। और वाक्य शुद्धि का जहां तक मेरे को जितनी समझ है, जितने ज्यादा अपन इसके प्रैक्टिस करेंगे वाक्य शुद्धि की, उतनी ही जल्दी अपने दिमाग में ये चीजें स्टक होगी। जैसे किसी भी ऑप्शन को आपने पढ़ा तुरंत आपको समझ में आएगी, नहीं यार इसमें कुछ तो अटपटा है, कुछ तो इसमें गड़बड़ है। सर रीजन नहीं पता हो आपको, पर आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये तो गलत है, ये वाक्य तो किसी प्रकार से गलत है। और वाक्य शुद्धि से प्रश्न दो ही प्रकार के आते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है और निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये दो ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो लगातार आप कम से कम 500 से 700 इस प्रकार के प्रश्न करोगे वाक्य शुद्धि के, या वाक्य शुद्धि को देखोगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि लगातार इनके प्रैक्टिस करने से ही आपको चीजें दिमाग में फिट होगी। अगर आप देखते हो कि थ्योरी पढ़ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि थ्योरी के माध्यम से आपका ये प्रश्न है, ये जो वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न है, ये सही होने की संभावना कम है। और मैं अभी बता रहा हूँ इस टॉपिक से भी लगातार 15 से 20 अंक के प्रश्न आते हैं, और लगभग विद्यार्थियों के इसमें से प्रश्न गलत होते हैं। जैसे 7-8 प्रश्न है तो 3-4 प्रश्न सभी के गलत होने की संभावना होती है। क्यों, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ के जाते हैं और वो एमसीक्यू पे अभ्यास नहीं करते। और इस टॉपिक, सारे टॉपिक को एक तरफ, इस टॉपिक में एमसीक्यू का, इस टॉपिक में आपको प्रैक्टिस की जितनी आवश्यकता है उतनी किसी भी टॉपिक में नहीं है हिंदी के। इस टॉपिक को आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि आपको देखते समझ में आ जाए कि हाँ ये गलत है, ये सही है। और अगर आपको रीजन भी नहीं पता हो क्यों गलत है क्यों सही है, तो आपको एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि ये वाले में तो कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, अजीब सा लग रहा है, और ये सही हो सकता है। तो उस हिसाब से आपके प्रश्न, इस टॉपिक के प्रश्न सही होने की संभावना ज्यादा होती है। किसके, वाक्य शुद्धि वाले टॉपिक के। वाक्य शुद्धि और वाक्य रचना, इन दोनों के मिला के प्रश्न आते हैं, लगभग 15 से 18 अंकों के प्रश्न इसमें आते हैं। अगला टॉपिक है लोकोक्ति एवं मुहावरे। लोकोक्ति एवं, देखो मुहावरा मैंने गलत लिख दिया, लोकोक्ति एवं गलत लिख दिया, लोकोक्ति एवं मुहावरा। जो लोकोक्ति एवं मुहावरा वाला जो टॉपिक है, इससे भी लगातार 10 प्रश्न का लगातार पूछ रही है आरपीएससी। और इसके लिए कहीं आपको ऐसे बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कहीं भी आप 2-3 आप गाइड को फॉलो कर लो, अच्छी अच्छी जो मार्केट में कोई भी चलती है, जैसे सुभाष चरण सर हिंदी पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लो। कितना अच्छा हिंदी का वो कोर्स अभी उन्होंने लॉन्च किया है, तो आप उनसे हिंदी पढ़ लो। तो मेरे कहने का मतलब है लोकोक्ति मुहावरे ऐसे आएंगे कि आपको उनको देख के समझ में आ जाएगी बातें, आपको उनको देख के समझ में आ जाएगी इसका ये हो सकता है, इसकी ये हो सकती है। जैसे इस बार आया था खल की पूजा, ऐसे खल की समझ पीठ की पूजा, ऐसा कुछ आया था। तो खल मतलब अब उनको पता है शत्रु होता है, दुश्मन होता है, दुष्ट होता है, मूर्ख होता है, तो उसको समझाने के लिए पीठ की पूजा, उसी मतलब पिटाई करनी पड़ती है। तो वो वाली चीज, तो आपको ऐसे अगर हिंदी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि उपसर्ग और जो लोकोक्ति एवं मुहावरे वाला जो टॉपिक है उसमें कम से तीन गाइड से ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि हर में थोड़े थोड़े दे रखे हैं, और 3-4 चीजें तो सभी में सेम ही है। लगभग आपको ऐसा मिलेगा कि आप अगर जैसे मान लो आपने एक गाइड उठाई है, किसी कोचिंग के नोट्स उठाए, उसमें से लोकोक्ति मुहावरे पढ़ लिए, कुछ लोकोक्ति मुहावरे तो ऐसे होंगे तो देखते समझ में आ जाएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। कुछ लोकोक्ति मुहावरे से होंगे कि ये नहीं आ रहा, तो उसको अपन हाइलाइटर से क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं,
अगर इस प्रकार से अपन एक गाइड पूरी कर दी, फिर कोई दूसरी गाइड उठाते हैं जो बहुत ज्यादा मार्केट में चलती है, उसके पूरे कर दिए, फिर तीसरी उठा के उसके पूरे कर दिए, तो लोकोक्ति मुहावरे में क्या होगा कि आपके पास कंटेंट दिख रहा है ना, उतना उतना है नहीं। आपको याद करने पड़ेंगे कौन से, जो सिर्फ हाईलाइटर से आपने क्या किए हैं, हाईलाइट किए हैं, तो और वो ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा नहीं होंगे, 50-100 से ज्यादा नहीं होंगे। तो वो लोकोक्ति मुहावरे आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आपको वो नहीं है कि इतनी मोटी आप किताब लेके आ गए सिर्फ लोकोक्ति मुहावरों की और वो पढ़ रहे हो, 4 महीनों में वो चीज पॉसिबल नहीं है। इस भर्ती 2025 वाली भर्ती जिसका पेपर 6 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसमें कई विद्यार्थियों ने वो मोटे वाले पोथे पढ़े थे और उनके जो प्रश्न के उनके जो नंबर है वो 100 भी नहीं बन रहे हिंदी में, और उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी परंतु फिर भी नहीं बन रहे उनके। रीजन ये है कि जितना आप कंटेंट रखोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही कम होगी। सफलता के लिए सीधी सी बात, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका जो पहले भी था आज भी है आगे भी रहेगा, कंटेंट अपना रखो, जितना रख रहे हो उतना स्पेसिफिक रखो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। तो लोकोक्ति मुहावरा वाला जो अपना टॉपिक है जिसमें अपन लोकोक्ति मुहावरे पढ़ेंगे, उसमें आप देख लो कि आप 3 गाइड के उठा लो, कम से कम, ज्यादा रहे 3 गाइड इनफ है, मोर देन इनफ है। सुभाष चरण सर से अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको और कहीं हिंदी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो लोकोक्ति मुहावरे वाले में आप ये कर सकते हो कि अगर आपको वो कंटेंट कम लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस कंटेंट में मेरी पार नहीं पड़ेगी, तो 1-2 कोचिंग के आप और देख लो, तो आपको पता चलेगा कि 70% मटेरियल सेम है, 30% सारों में थोड़ा 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 अलग है। उसको हाईलाइटर से अपन ने हाईलाइट कर लिया और बार बार में उनका रिवीजन किया, तो अपने लोकोक्ति मुहावरों का वो अच्छे से क्या हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल भी वो मोटे वाले लोकोक्ति मुहावरे वाली जो किताब मार्केट में चलती है, जिसमें नाम नहीं लूंगा, उसको बिल्कुल मत लाना, ना तो 4 महीनों में भी आपको पूरी होगी। बहुत सारे भौमिये बैठे हैं, वो आपको बोलेंगे कि आप ये वो पढ़ो, उसके बाहर कुछ नहीं आता। उसके बाहर कुछ तो नहीं आता पर उसको याद रखना कितना बड़ी बात है, वो याद नहीं रहेगी। सिर्फ लोकोक्ति मुहावरों का ही पेपर थोड़ी है, हिंदी पूछी जा रही है, साथ में जीके का पूरा पेपर है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो लोकोक्ति मुहावरों के लिए आप सुभाष चरण सर से अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो कि भाई जो दूसरी और एक आदि जो आप अच्छा आपको समझ में आती है, भाई ये कंटेंट ठीक देता है, उसमें से लोकोक्ति मुहावरों को देखो, जो नहीं आ रहा उसको हाईलाइट करो और उसको पढ़ लो। आपके जो ये जो लोकोक्ति मुहावरे के 20 अंक ये फ्री फोकट के हैं, एकदम फ्री अंक। ये लगभग लोगों के गलत होते नहीं है, लगभग लोगों के क्या होते हैं, सही होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई उसमें अपना जो कॉमन माथा है, दिमाग है, वो लगा लेता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग उसमें लगा लेता है। तो ये अपना तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा अपने पास टॉपिक कौन सा है, विराम चिन्ह। अभी तक एग्जाम में क्या हुआ था कि एग्जामिनर ने सभी की सीटीपीटी गुल कर दी इस टॉपिक में। जो विराम चिन्ह वाला टॉपिक है, सभी ने इसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इसको क्या किया, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इसको मतलब अक्षय खन्ना समझ लिया कि इसका तो कोई अच्छा काम चल नहीं रहा है, इसको रोल वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। फिर अचानक ही एंट्री की उन्होंने उससे धुरंधर से, तो एंट्री करते ही विराम चिन्ह के प्रश्न है इस बार 25 वाले एग्जाम में 6 प्रश्न, और 2 प्रश्न, 1-2 प्रश्न मतलब ऐसे है कि जो थ्योरी से थे, और लगभग प्रश्न उसके क्या है, अप्लाइड पार्ट है। क्या है, अप्लाइड पार्ट है। अप्लाइड पार्ट का मतलब कि इनमें कौन सा ऑप्शन विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है। किसी में कोमा पहले लगा दी, किसी में कोमा बाद में लगा दी। इसमें पूछा कि इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा इनके बीच में। तो इस प्रकार से विराम चिन्हों का जो टॉपिक था, जो लोग ऐसे बोल रहे थे कि इससे 1 प्रश्न आएगा तो आएगा वरना नहीं आएगा, 6 प्रश्न इस बार इस एग्जाम में पूछे थे। और टॉपिक कितने पेज का, 2 पेज का, सिर्फ 2 पेज का टॉपिक है। एकदम कम इनपुट में सबसे ज्यादा सबसे अच्छा आउटपुट किससे आएगा, विराम चिन्ह वाले टॉपिक से आएगा। अगर आपका ये टॉपिक विराम चिन्ह वाला अच्छा है तो कम से कम आप कम से कम 12 अंक, 6 प्रश्न मतलब 12 अंक आप कहीं भी नहीं छोड़ने वाले। और टॉपिक 2 पेज का टॉपिक है, इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था पर इस बार सभी उसने चौंका दिया अक्षय खन्ना बन के, जैसे इसने एंट्री की थी ना इसमें एसआई वाली एग्जाम में। तो विराम चिन्ह वाला टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको कोई भी महामहिम आपको ये बोले, भौमिया ये बोले कि विराम चिन्ह वाला टॉपिक पढ़ के मत जाना, 1 प्रश्न आएंगे इसको तो लास्ट में पढ़ लेना, इससे प्रश्न आएंगे और अच्छे प्रश्न आएंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ। इस एग्जाम में आप चेक कर सकते हो अगर किसी को वहम है कि विराम चिन्ह से प्रश्न आएंगे नहीं आएगा, जो ये 25 वाली एग्जाम है इसमें। तो ये वाला टॉपिक हो गया। अगले अपने पास टॉपिक है तत्सम तद्भव अर्ध तत्सम देशज एवं विदेशी शब्द। इस टॉपिक से क्या है कि इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ठीक ठाक रहती है, 5 प्रश्न आपको इससे मिल जाते हैं। और इसमें भी करना क्या होता है कि सामान्य की किस जहाँ से आप पढ़ रहे हो उनको जो वो तत्सम तद्भव दे रहे हैं उनको बार बार में पढ़ते रहो, याद करते रहो। जो आपको कठिन लगे उसको क्या कर लो, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो आप। और बार ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू दो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करो और पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये प्रश्न बन रहे हैं और किधर से नहीं बन रहे।
इस एग्जाम में 6 अप्रैल को जो एग्जाम हुई थी उसमें जिस विद्यार्थी ने हिंदी के पूरे पीवाईक्यू, चाहे वो किसी भी बुक से XYZ, आपको जो बुक अच्छी लगती है, अगर उससे करके गया था तो उसके 180 प्लस अंक लाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर वो खुद, जब तक वो खुद न चाहे, 180 प्लस अंक लाने से उसको कोई नहीं रोक सकता, अगर जिसने हिंदी के पीवाईक्यू पूरा निकाल के गए। क्योंकि वो की वो चीजें हैं, वो की वो रिपीट होती है, सिर्फ प्रश्न बनाने का पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न इस बार थोड़ा सा ठीक कर दिया। पहला प्रश्न पूछ लिया कौन सा शुद्ध है, दूसरा पूछ लिया कौन सा अशुद्ध है, तीसरा पूछ लिया कौन सा शुद्ध नहीं है, चौथा पूछ लिया कौन सा अशुद्ध नहीं है। सिर्फ प्रश्न बनाने के पैटर्न को उन्होंने क्या किया है, चेंज किया है। और प्रश्न तो वो की वो चीजें पूछी, वो की वो चीजें। मेरे साथ वाला था, उसने पूरी अच्छे से वो पढ़ के गया था, दिशा वगैरह जितनी भी किताबें मार्केट में चलती है और भी, तो वो सारी किताबें हिंदी की जितनी भी पीवाईक्यू अलग अलग बुक से सारे लोग निकाल के गए थे। और उससे उन्होंने प्रश्न जब पेपर दे के आया तो बोला कि पूरे के पूरे पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी में क्या चीजें वो की वो है, चीजें चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ प्रश्न का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इसलिए तत्सम तद्भव वाले में या जितने भी टॉपिक है उसमें क्या करना है, थ्योरी वाला पूरा पोर्शन पढ़ना, उसमें हाईलाइटर से हाईलाइट करना है। और ये तो याद करने वाला टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक याद करने वाला है। जैसे ये शब्द, ये विदेशी शब्द है, ये आपको किसी न किसी ट्रिक से याद करने पड़ेंगे। जैसे औरत से कर लिया, औरत आंधी हो गया, ऐसे कुछ एक शब्द हैं, ऐसे ट्रिक बना के उनको जोड़ के कर लो, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, आपको लंबे टाइम तक ही याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबे टाइम तक याद हो जाएगी। कुछ एक देशज शब्द है, अर्ध तत्सम तो एकदम मतलब एकदम थोड़े से अर्ध तत्सम शब्द है जो तो तुरंत याद हो जाते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा का हो गया चंद्र, चंद्र अर्ध तत्सम है, और तद्भव हो गया उसका चांद। तो ये ऐसे चीजें अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। किससे, तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज और विदेशी शब्दों से। तो ये टॉपिक हमारा अच्छे से अपन को क्लियर करके जाना है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये टॉपिक अंडर एस्टिमेट मत करना, इससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। फिर अगला जो सामान्य टॉपिक होता है विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द तो एकदम मतलब इसे फ्रीके से नंबर लगते हैं पेपर में, कोई खतरनाक प्रश्न नहीं है, एकदम इजी प्रश्न है। बस अपन इसको क्या समझ लेते हैं कि क्या पता क्या प्रश्न पूछेगा, वो कि वो प्रश्न पूछे जो पुराने प्रश्न थे, उसी डरों से प्रश्न पूछे और लोग सही करके आए हैं। और इसको तो आप ऐसे कर सकते हो कि डेली के 20 तो विलोम शब्द याद कर लिए, और पर्यायवाची ज्यादा होते तो डेली के 5 या 10 पर्यायवाची अपन ने समझ लिए। अगर डेली के आप 10 पर्यायवाची समझ याद करते हो तो 1 महीने के 300 पर्यायवाची हो गए, 2 महीनों के 600 पर्यायवाची हो गए, 3 महीनों के 900 पर्यायवाची हो गए। और इससे ज्यादा पर्यायवाची किसी भी किताब में मुझे दिखा दो, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 900 से 1000 आपको पर्यायवाची याद हो गए और विलोम शब्द याद हो गए। तो ये तो डेली की प्रैक्टिस में आप लियो, विलोम शब्द और पर्यायवाची आपको डेली याद करने हैं। 5 तत्सम शब्द याद कर लिए। परिभाषिक शब्दावली, अगर छोटी परिभाषिक शब्दावली जैसे मान लो ए पर 40 से 50 मीनिंग या 100 मीनिंग है, तो डेली एक दिन ए की कर ली, एक दिन बी की कर ली। अगर किसी शब्द पे, किसी अक्षर पे परिभाषिक शब्दावली ज्यादा है, जैसे एस है, एस पे परिभाषिक शब्दावली कोई 400-500 के आसपास है, तो उसको 3 दिन में बांट लो कि आज 100 करूंगा, कल 100 करूंगा, कल 100 करूंगा। तो ये चीजें तो आप अगर डेली पढ़ोगे तो आपकी हिंदी क्या होगी, धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। एग्जाम के टाइम तक आपकी हिंदी कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लोगे। ये इतनी बात समझ में आ गई हिंदी को लेके। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको नहीं छोड़ना है आपको। आप हमेशा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में उलझे हुए रहते हो। अगर 1.5 महीना देने के बाद में उसमें से प्रश्न अंक आपके लगभग 30 अंकों का मटेरियल है, और इधर आपके जो ये टॉपिक है नॉर्मल से टॉपिक है, इनसे सबसे ज्यादा इनसे 80 से 90 नंबरों का अंक हो गया। ये टोटल ये देखा अपन, देखते देखो कितने अंकों का मामला हो गया। ये 20 अंक, 20 40 हो गए, ये 15 अंक हो गए, 55 हो गए, फिर ये मतलब अपने 60 65 67 68 अंक, 70 अंक का तो यही मैटर हो गया पूरा अपना। तो कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल अगर अपन अंक देखें तो 100 अंकों का मामला तो कम से कम ये 5 से 6 टॉपिक है, इन्होंने कवर कर रखा है। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करना, आप इनको अच्छे से पढ़ना, इनके एमसीक्यू निकालना। और जो परिभाषिक शब्दावली है उसको जो गृह मंत्रालय वाला जो अपने पास पोथी अवेलेबल है उससे पढ़ना, क्योंकि उसी से प्रश्न आते हैं। और जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, और हमेशा विश्वास होगा कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें से आएंगे ही। अपन और कहीं से पढ़ते तो हमेशा मन में एक हल्का सा एक द्वंद्व रहता है कि इसमें से प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो अच्छा सा आपके लिए यही रहेगा कि आप उसमें से अच्छे से
पढ़ लो। और उपसर्ग प्रत्यय ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ते ही हो, पर मेरा ये मानना है कि आप उनको भी पढ़ो, पर ये जो टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनके साथ भी पूरा न्याय करो। अगर आप इनके साथ अच्छे से जस्टिस करोगे इन टॉपिक्स के साथ, तो एग्जाम भी आपके साथ क्या करेगी, जस्टिस करेगी। वरना तो परीक्षा देने के बाद में ये होगा कि ये अपना ये नहीं हुआ, ये छूट गया, इस टॉपिक में से ये प्रश्न पूछ लिया, ये तो परिभाषिक शब्दावली में सर ने करवाया नहीं था, ये कहाँ से पूछा, उसमें से पूछा है, गृह मंत्रालय वाले में से। तो आपको इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, किसी भी हाल में इनको छोड़ के मत जाना। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो कैसे न कैसे ट्रिक बना के आप परिभाषिक शब्दावली को आप याद कर लीजिए, क्योंकि परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न आएंगे, आगे भी आएंगे और अभी भी आए हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और किसी ऐसा ही एग्जाम को लेकर कि कौन से टॉपिक को अपन अच्छे से कैसे कवर करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, सुबह शाम दिन रात एक करके पढ़िए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका। धन्यवाद।